हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सन्नी शर्मा। क्लास 12th हिस्ट्री के 4th चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है। इस चैप्टर का नाम विचारक, विश्वास और इमारतें हैं। क्लास 12th का इतिहास 3 भाग में बटा हुआ है, जिसमें हम लोग भाग 1 के बारे में स्टडी कर रहे हैं। भाग 1 किताब में 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है हमारा राजा, किसान और नगर। तीसरा चैप्टर है हमारा बंधुत्व, जाति और वर्ग। और चौथा चैप्टर जो है वो है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में हम लोग इतिहास के 600 BC से 600 CE तक के सांस्कृतिक विकास को समझेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि इतिहास का खुद का डिसिप्लिन है। देखिए, इतिहास, उससे पहले थोड़ा सा टाइमलाइन को समझते हैं। देखिए, टाइमलाइन के बारे में, इतिहास के स्टडी को आसान बनाने के लिए 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में जो इतिहासकार आए, उन्होंने इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांट दिया और उसके लिए उन्हें एक रेफरेंस पॉइंट का ज़रूरत था। तो जो इतिहासकार थे, जो वेस्ट के लोग थे, उन्होंने अपने गॉड जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को 0 मान लिया। पूरे इतिहास, अभी से पहले, अभी 2025 चल रहा है, 2025 से पहले जितना भी इतिहास रहा है, जब से इतिहास शुरू हुआ है, देखिए इतिहास का शुरुआत हुआ है 1500 BC से। अभी BC क्या है, AD क्या है, CE क्या है, ठीक है, BCE क्या है, उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। देखिए, रिटन रिकॉर्ड जो है वो 1500 BC से इतिहास को लिखा जाने लगा है, जो कि सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्राह्मणों ने लिखना शुरू किया। उससे पहले का हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। हम लोग वस्तुओं को देख करके 1500 BC से पहले जो भी वस्तु थे उसका कार्बन डेटिंग करके उस समय के समाज को समझते थे, उस समय काल को निकालते थे और उस समय के समाज को समझने का प्रयास करते थे कि यहाँ पे लोग किस प्रकार रहते थे। ठीक है, तो अभी हम लोग टाइमलाइन के बारे में समझते हैं। देखिए, जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उस साल को इतिहासकारों ने 0 मान लिया, यानी इतिहास का एक समय रेखा मान लिया। उसमें एक मूल बिंदु की आवश्यकता थी, तो जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उस साल को 0 साल मान लिया गया। और इस जीसस क्राइस्ट के पहले का समय और जीसस क्राइस्ट के बाद का समय, इस तरह से समय को विभाजित कर दिया गया। मतलब जीसस क्राइस्ट के पहले का इतिहास और जीसस क्राइस्ट के बाद का इतिहास। तो जीसस क्राइस्ट के पहले का इतिहास को बोला जाता है, देखिए, जीसस क्राइस्ट के पहले जो भी समय काल रहा, इसको बोला जाता है आपको बिफोर क्राइस्ट, और इसी को शॉर्ट में बोला जाता है BC। ठीक है, और 0 के बाद वाले समय काल को बोला जाता है एनो डोमिनी, इसको बोला जाता है शॉर्ट में AD। यानी कि अगर अभी हम लोग निकालें तो अभी जो समय काल चल रहा है, मान के चले कि अभी 2025 चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2025 AD। ठीक है, अब इसका एक दूसरा नेमिंग भी किया गया है जीसस क्राइस्ट के, जिसका हम लोग बार बार उपयोग करेंगे। NCERT बुक जो है वो इसी मार्किंग का उपयोग करता है। देखिए, इसी नेमिंग का उपयोग करता है, वो है कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। तो जीसस क्राइस्ट के बाद वाले समय को, जिसको एनो डोमिनी कहा जा रहा है, उसको कॉमन एरा भी कहा जाता है। कॉमन एरा, इसको हम लोग शॉर्ट में C बोलते हैं। और कॉमन एरा के पहले के समय को बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, इसको बोला जाता है BCE। ठीक है, तो नेमिंग में हम लोग जब भी इतिहास का स्टडी करेंगे तो हम लोग BCE और CE का उपयोग करेंगे, या BC या CE का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, हिंदी में इसको कहा जाता है ईसा पूर्व, मतलब जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय, इसको बोला गया है ईसवी। ठीक है,
अब हम लोग समझते हैं इस चैप्टर में। देखिए इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री जो है हम लोग चैप्टर 2 से स्टडी कर रहे हैं, एक ही समय एक ही कालखंड के बारे में, और एक ही कालखंड में बीत रहे अलग अलग घटनाओं को हम लोग अलग अलग अध्याय में समझ रहे हैं। वो कालखंड है हमारा 600 BC से 600 CE तक का इतिहास। चैप्टर 2 में भी हम लोगों ने 600 BC से 600 CE तक का इतिहास पढ़ा था। चैप्टर 3 में भी हम लोगों ने 600 BC से 600 CE तक का इतिहास पढ़ा था। लेकिन चैप्टर 2 में हम लोगों ने इतिहास के इकोनॉमिकल हिस्ट्री मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में समझा था। देखिए इतिहास हिस्ट्री का भी अलग अलग डिसिप्लिन होता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताया है। इतिहास एक ही समय एक ही कालखंड में अलग अलग घटनाएं घटते रहती हैं जिसको अलग अलग पहलू में देखा जा सकता है। जैसे देखिए एक क्षेत्र में एक समय काल में राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको बोलेंगे राजनीतिक इतिहास। उसी समय काल में धर्म में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे धार्मिक इतिहास। और उसी समय काल में संस्कृति में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको बोला जा रहा है सांस्कृतिक इतिहास। ठीक है, उसी समय काल में और भी बदलाव हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था में बदलाव हो सकता है, विचारों में बदलाव हो सकता है, तो कला में बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो इन सब को इतिहास का इंटरडिसिप्लिन्स कहा गया है। इसको हम लोग इस तरह से बांट सकते हैं कि इकोनॉमिकल हिस्ट्री, सामाजिक इतिहास को सोशल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, जियोग्राफिकल हिस्ट्री। इस तरह से इतिहास को अलग अलग सेक्शन में बांटा जा सकता है। एक ही समय काल के 600 BC से 600 CE के बीच के समय कालखंड के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले का जो इतिहास है वो वेद का निर्माण, उसको वैदिक काल कहा गया है। वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC वैदिक काल रहा, और उसके बाद 1000 BC से 600 BC तक को उत्तर वैदिक काल कहा गया है। तो वैदिक काल में सिर्फ वेदों का निर्माण हुआ है, और भी बदलाव आए हैं, लेकिन हमारे NCERT बुक में 600 BC से 600 CE तक में जो परिवर्तन आए हैं उसी के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो देखिए चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिकल हिस्ट्री के बारे में। चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था सोशल हिस्ट्री के बारे में। और ये जो हमारा चैप्टर 4 है इस बुक का लास्ट चैप्टर है। भाग 1 बुक में पहला चैप्टर है हमारा हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, इसमें हम लोगों को पढ़ना है सांस्कृतिक विकास यानी कल्चरल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग को आर्थिक इतिहास, विकास, आर्थिक और राजनीतिक पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, अशोक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अलावा फिर चैप्टर 3 में सोशल हिस्ट्री, दो लोगों के बीच बंधुता का क्या संबंध है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। और इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कल्चरल हिस्ट्री के बारे में यानी सांस्कृतिक विकास के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। तो इस चैप्टर में ये हमारा लिखा हुआ है सांस्कृतिक विकास लगभग 600 BC से 600 CE तक। अब इस कालखंड में संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन हुए इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। देखिए पहला बात लिखा हुआ है कि इस अध्याय में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आए दार्शनिकों के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्होंने समाज में मनुष्यों की स्थिति को समझने का प्रयास किया है। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? 1000 BC से लेकर के 0 तक या 1 BC तक, ये टोटल 1000 साल हो गया। इसको बोला जा रहा है प्रथम सहस्त्राब्दी। प्रथम सहस्त्राब्दी में जो दार्शनिक आए, भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में दार्शनिक लोग आए, जो थिंकर्स थे, जो समाज की स्थिति को समझने का प्रयास किए हैं, लोगों के महत्व को समझने का प्रयास किए हैं। भारत में ब्राह्मण हमेशा से डोमिनेट करते आए हैं। जो भी नियम कानून मानदंड समाज में रीति रिवाज का निर्माण है वो ब्राह्मणों ने दिया है। उसके अलावा
इन ब्राह्मणों के नियम कानून पर प्रश्न उठाने के लिए जो दार्शनिक आए, जो लोगों ने समझा कि क्या ब्राह्मण ने जो नियम बनाया है कि दान देना है, हम आपको मोक्ष का प्राप्ति करवा सकते हैं, तो इन सब क्या इसमें कितना सच्चाई है, इसको जानने के लिए जो थिंकर्स आए हैं उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। खास करके हम लोगों को इसमें बौद्ध धर्म के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो 1000 BC ये प्रथम सहस्त्राब्दी में जो लोग आए, बौद्ध आए, जैन धर्म का भी विकास हो रहा था दुनिया में, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग धर्म का विकास हो रहा था। आगे हम लोग देखेंगे। फिर अगला लाइन लिखा हुआ है, हम यह देखेंगे कि किस प्रकार इनके लिखित और मौखिक विचार संग्रहित हुए और किन स्थापत्य कलाओं से इन्हें पहचान मिली। ध्यान से देखिए, इस समय काल में यानी प्रथम सहस्त्राब्दी में, ठीक है, 1000 BC से लेकर के 0 तक इस समय काल में जो थिंकर्स आए, ठीक है, उनके क्या विचार थे, इन विचार को किस तरह से जो है वो कंपाइल किया गया, किन लोगों ने इसको लिखा, इनका विचार हम लोग के पास किस तरह से पहुंचा और हमारे पास उसके लिए क्या साक्ष्य हैं। तो देखिए, जो लोग जो थिंकर्स आए, जिन्होंने अपना विचार दिया, उसको रिटन किया गया, रिटन रिकॉर्ड में लिखा गया, या इस रिटन रिकॉर्ड के अलावा कुछ फिजिकल या सोर्स बनाए गए, जैसे इमारत बनाई गई, ठीक है, उसके अलावा स्तूप बनाए गए, मूर्तियाँ बनाई गई, इन सब चीज़ों से लेख लिखे गए, अभिलेख, इन सब चीज़ों से हम लोग उनके थिंकिंग, रहन सहन का तरीका और क्या वो विचार दिए हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे ज़्यादा रिटन रिकॉर्ड पर हम लोग ध्यान देंगे और इसी रिटन रिकॉर्ड के पैरेलली जो इमारत बन रहे थे उसको देखेंगे, क्योंकि जो लिखित रूप से बनाया गया है, लोगों का जो थिंकिंग था उसी के अनुसार इमारत भी बनाया जाता था। ठीक है, इस अध्याय में मुख्य रूप से हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म के समकालीन अन्य परंपराएं भी विकसित हो रही थी। तो देखिए, बौद्ध धर्म अत्यधिक प्रचलित है। बौद्ध धर्म के साथ साथ जो अन्य परंपराएं हैं उसमें हम लोग जैन धर्म को रखते हैं। हालांकि जैन धर्म का स्थापना बौद्ध धर्म से पहले हुआ है। जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो थे ऋषभदेव, और बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो थे भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में भी और जैन धर्म के बारे में भी। इस समय काल को समझने के लिए बौद्ध, जैन और ब्राह्मण के लेखक का उपयोग करेंगे। साथ ही भौतिक स्रोतों को भी देखेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से सांची का स्तूप है। भौतिक स्रोत यानी इमारत, स्तूप, मूर्ति, प्रतिमा, ठीक है, कलाकृति, इन सब चीज़ों से हम लोग को उस समय काल के इतिहास के बारे में पता चलेगा, लोगों के थिंकिंग के बारे में पता चलेगा, समाज को किस रूप से देखते थे इस समय काल के लोग, उसके बारे में हम लोगों को पता चलेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग को मुख्य रूप से सांची स्तूप, इमारत में सांची स्तूप के बारे में देखना है। सांची स्तूप कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अभी आगे आएगा, देखिए। देखिए, ध्यान से समझिए, सांची स्तूप के बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। अभी उससे पहले हम लोग बुद्ध धर्म का शुरुआत कैसे हुआ, हम लोग इस चैप्टर में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा सा बौद्ध धर्म का डिटेलिंग करते हैं कि बौद्ध धर्म क्या था। देखिए, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। इनका दूसरा नाम दिया गया है, इनका मूल जो नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। अब हम लोग बौद्ध धर्म यानी भगवान बुद्ध के बारे में समझते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला बात लिखा हुआ कि बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम या ओरिजिनल नाम जिसको कह सकते हैं वो था सिद्धार्थ गौतम। ये शाक्य वंश के राजा सुद्धोधन के पुत्र थे। ठीक है, बौद्ध गौतम बुद्ध, इनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता था, या इनको सिद्धार्थ गौतम, या इन्हें गौतम बुद्ध, तीन इनका नाम है। महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, ये गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
उसके अलावा बुद्ध, इनका जो जन्म है, जन्म के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ये शाक्य वंश के थे। इनका जन्म हुआ शाक्य कुल में। इनका जन्म हुआ 563 BC और इनकी मृत्यु जो है वो हुआ 483 BC। यहाँ से यहाँ तक का समय काल भगवान बुद्ध का रहा है। तो देखिए इतिहास का ये लगभग 80 साल का इतिहास है। इनका जीवन 80 वर्ष तक रहा। ये 80 साल के इतिहास में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म का स्थापना किया। उसके अलावा फिर इनके पिता का नाम था, इनके पिता थे कौन, शाक्य नरेश शुद्धोधन, और इनकी माता थी रानी महामाया। और पालन पोषण जो किया है वो किया है महाप्रजापति गौतमी ने। जो राजा थे शाक्य कुल के, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रानी महामाया। इन्होंने जन्म दिया भगवान बुद्ध को और जन्म के बाद इनकी मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण जो है वो महाप्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, देखिए भगवान बुद्ध 563 में पैदा लिए। ये सारा आपको नोट्स अपने कॉपी में फैक्ट्स बना करके लिख लेना है कि कब जन्म हुआ, कब उनका मृत्यु हुआ, कब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सारा मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए 563 BC, 563 BC में इनका जन्म जो है वो हुआ आपका लुम्बिनी शहर में। लुम्बिनी शहर जो है वो नेपाल में। अभी कपिलवस्तु, लुम्बिनी जो है वो प्रांत था और कपिलवस्तु क्षेत्र था, जिला कह सकते हैं इसको। यहाँ पे इनका राजमहल था इनके पिताजी का, और इस राजमहल में इनका पालन पोषण हुआ। जिस समय इनका जन्म हुआ भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था, उस समय महात्माओं ने आकर के भविष्यवाणी किया था कि या तो ये बहुत बड़ा साधु बनेंगे या बहुत पराक्रमी राजा बनेंगे। तो शुद्धोधन जो इनके पिता थे, उनका वो चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो बड़ा होकर के बहुत पराक्रमी राजा बने। इसके लिए उन्होंने संसार के दुखों से इन्हें बचा करके रखा। इनका पालन पोषण महल के अंदर किया गया और सिर्फ खुशी, प्रसन्नता, सुख सुविधाओं के चीज़ों को इनको दर्शन कराया गया ताकि इन्हें दुख का एहसास ना हो और महात्मा वाला प्रवृत्ति इनके अंदर ना आए। ठीक है, तो देखिए कपिलवस्तु के राजमहल में इनका होता है पालन पोषण और उसके बाद इनका विवाह होता है। विवाह जो है वो एक शाक्य कुल में ही होता है, एक मंत्री होते हैं। ठीक है, उन्हीं के पुत्री से, उनका नाम था, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। देखिए पत्नी यशोधरा और उनसे एक पुत्र होता है राहुल। यशोधरा जो है इनसे विवाह होता है। उस समय इनका उम्र, बुद्ध का जो उम्र था वो था 16 वर्ष। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, और अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो 563 में से 16 आप घटा दीजिए, कब निकल जाएगा इनका एज। ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे 7, ठीक है, 547 BC, मतलब 547 BC या 546 BC, इसे आपको याद रखना है। 547 BC में इनका विवाह होता है यशोधरा के साथ और उसके बाद इनका एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम होता है राहुल। उसके बाद ये 29 वर्ष की उम्र में, ये सब आपको फैक्ट याद करते चलना है, 29 वर्ष की आयु में यह गृह त्याग करते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध जब राजमहल त्याग करते हैं, संन्यास जीवन अपनाना शुरू करते हैं, इस घटना को कहा गया है, गृह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, भगवान बुद्ध 29 वर्ष की आयु में, तब इस समय लगभग इसको माना जा सकता है कि इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 29 वर्ष 563 और 29 माइनस कर दिया जाए तो 4। ठीक है, उसके अलावा फिर 2, 1 मिनट, 4 और 5 3 और 543 BC। 543 BC में इनको लगभग नॉलेज प्राप्त हुआ, 535 मान सकते हैं। ठीक है,
उसके अलावा इन्होंने पहला, इनको ज्ञान प्राप्त होता है, ये तो ये गृह त्याग किए, और गृह त्याग करने के बाद ये बहुत जगह जाते हैं, ढूंढते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होता है। बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के, पीपल वृक्ष बोध गया में है, ये पीपल वृक्ष निरंजना नदी के नज़दीक है, इसको आपको याद रखना है। ये सब फैक्ट आपको आपसे पूछेगा। निरंजना नदी के नज़दीक पीपल वृक्ष बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनको ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए 49 दिन का समय लगता है। ये 49 दिन तक लगातार ध्यान में बैठे रहते हैं और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान में क्या प्राप्त हुआ इनको, उसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इस समय जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये 35 वर्ष के हो चुके थे। यानी कि अब इसको 35 हम लोग घटा देंगे तो देखिए 563 में से 35 घटा दिया जाए तो कितना हो गया 8। ठीक है, 1 5 3 2 5 528 BC में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। अब एक समरी कर लेते हैं तो देखिए, ध्यान समझिए। 563 BC इस समय भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, उसके अलावा 547 BC इस समय भगवान बुद्ध का विवाह हुआ। विवाह किससे हुआ, यशोधरा से। 534 BC इस समय में इन्होंने गृह त्याग किया, इस समय काल में 543 BC में। ठीक है, उसके अलावा फिर 528 BC में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये आपको याद रखना है 4 बात। और उसके बाद इन्होंने अपना सारा जीवन जो है, देखिए 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और 483, इसको ध्यान से समझिए कि 483 563 से लेकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ 528, यानी कि 35 साल, 35 वर्ष। और इनका मृत्यु हो रहा है आपका 483। ये लगभग कितना साल हो जाता है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 80 साल हो जा रहा है। तो 80 साल यानी 45 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष की आयु तक ज्ञान को फैलाने का काम किया है। ठीक है, देखिए भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था 528 में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 528 में ज्ञान मिला। ठीक है, और अगले ही वर्ष 527 BC में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इसको आपको नोट करते चलना है, फैक्ट्स बना करके। आप अपने कॉपी में इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, फैक्ट्स के रूप में लिख सकते हैं कि पहला उपदेश कब दिया, ज्ञान प्राप्त कब हुआ। ठीक है, पहला उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में। ठीक है, जो कि अभी फिलहाल में सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये इनकी पत्नी है। ये भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और बौद्ध धर्म का शुरुआत करते हैं। तो बौद्ध धर्म का शुरुआत जो है वो 5 जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि 528 BC माना जा सकता है बौद्ध धर्म की स्थापना। बौद्ध धर्म की स्थापना। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके अलावा फिर भगवान बुद्ध का जो मृत्यु है वो हो जाता है 483 BC में। ये इनका मृत्यु होता है कुशीनगर में। इसको आपको नोट कर लेना है कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ, कब हुआ। कुशीनगर अभी कहाँ है, तो कुशीनगर है अभी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहला उपदेश भी भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में दिया और इनका मृत्यु भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर क्षेत्र में हुआ। भगवान बुद्ध मृत्यु
भगवान बुद्ध का मृत्यु 483 BC कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण प्राप्त होना, निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त होना। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको ये सारा बात जो है वो याद कर लेना है, अच्छे से इसका नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। और ये लेक्चर नंबर 1 है। ये लेक्चर 1 जो है ये हमेशा परिचय का होता है, तो इसमें हम लोगों ने बुद्ध के बारे में देखा है। जो भी रिटन रिकॉर्ड आपको चाहिए वो आप वीडियो देखते समय इसको बना सकते हैं, अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या इसका आपका PDF जो है वो मिलेगा इस आपको चैनल, ये जो है टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे आपको इसका सारा PDF मिल जाएगा जिसको आप नोट कर सकते हैं। इसे मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप इसे वीडियो देखते समय ही इसका नोट्स प्रिपेयर कर लें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। लाइक करने से ही हम लोग को बूस्ट मिलता है। और इसमें जो भी टॉपिक अगर रेस्ट रह जाता है, छूट जाता है कोई टॉपिक, तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपने दोस्तों को बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।